Hello everyone, I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 25 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 days जिसमें ना सिर्फ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम उसे अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। तो काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें प्रॉपर, वो आप हमें बताइए। तो फाइनली मैं लेकर के आ गई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसमें आप लोग को प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा कैसे एनालिसिस करना है, जिससे इंस्टेंटली आप लोग के 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज़ होते हुए आप लोग को दिखेंगे, जिसमें आप लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले केबीसी राउंड यानी किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड पर आ जाइए, जिसमें आपसे एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला इज़ अ यूनिट ऑफ। कैंडिला इनमें से किसकी यूनिट है ये आप लोग को बताना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी प्रीवियस ईयर्स के तो हैं ही साथ जो डे 24 के टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड भी हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफेसिया। मैं आपको डेली वोकैब्स देती हूँ याद करने के लिए, तो ये उससे क्वेश्चन है। बाकी वोकैब के लिए मैं सेशन जल्द ही लाने वाली हूँ, जिसमें मैं ब्लैक बुक के सारे वोकैब्स आप लोग को अपनी ट्रिक के साथ याद करवाऊँगी। इसीलिए आज वोकैब ऑफ द डे नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग के ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है, इसीलिए आप लोग क्विकली इसको आंसर कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द केबीसी राउंड ये रहा आपकी स्क्रीन पे फ्रॉम द मैथ सेक्शन। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। अभी वीडियो पॉज करके तुरंत इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ये आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं डे 25 के टारगेट्स। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी चीज़ें तो इजी टू अंडरस्टैंड हैं, बस जनरल अवेयरनेस का मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है इन टॉपिक्स में, बस जितना मनोहर पांडे अरिहंत की मनोहर पांडे में है उतना सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा नहीं करना। अब फाइनली आ जाते हैं मॉक एनालिसिस पे। तो ये है एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का मॉक 1, जो मैंने पिछले हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक उसमें मैंने आप लोग को अटेम्प्ट करके दिखाया था किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करती हूँ। तो उसी मॉक को मैं एनालाइज करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसमें मेरे 165 मार्क्स थे, 85 मैंने अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ विच 2 वर रॉन्ग, और 97% की मेरी एक्यूरेसी रही थी। इसमें परसेंटाइल है 99.2। तो परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बट अब मैं चेक करूँगी कि अलग अलग सेक्शन वाइज क्या स्कोर रहा है। तो जनरल अवेयरनेस में 23 मेरे करेक्ट थे आउट ऑफ 25, और 46 स्कोर रहा है। इन जनरल अवेयरनेस है तो इसमें 15 करेक्ट थे मेरे, अटेम्प्ट भी 15 ही किए थे। क्रिएटिव एप्टीट्यूड में आ जाते हैं तो इस 22 मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 20 करेक्ट हैं और 39 मेरा स्कोर है। तो ये थोड़ा ख़राब स्कोर मैं कहूँगी इसको, क्योंकि परसेंटाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं 82.27 है। बाकियों की अगर देखें तो जनरल इंटेलिजेंस में 98.09 है, जनरल अवेयरनेस में भी 98.17 है, पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 82.27 है। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि इसको एनालाइज ढंग से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया था, ये आप देख सकते हो 31 मिनट्स मैंने दिया था। स्टिल अगर ऐसा स्कोर आ रहा है दैट मीन्स इसको मेरे को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्कोर नहीं है 31 मिनट्स में। देन इंग्लिश की बात करें तो इसमें 25 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 25 के 25 सही हैं, 50 मार्क्स हैं इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एज सच। टोटल ये मेरे मार्क्स हैं। स्टिल मैं जर्नल अवेयरनेस को उतना बुरा नहीं कहूँगी जितना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कहूँगी, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस में 98 है परसेंटाइल, अगर स्कोर 30 है तो परसेंटाइल भी 98 है। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर 39 है, परसेंटाइल आप देखिए 82.27, विच इज़ वेरी पुअर एज़ कम्पेयर टू द टाइम आई यूटिलाइज्ड इन दिस सेक्शन। सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं सेक्शन वाइज डिटेल एनालिसिस की प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट का सेक्शन लूँगी। इसमें फर्स्ट स्टेप मेरा रहेगा कि जो मैंने गलतियाँ की हैं पहले मैं उनको देखूँ। 11th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था वो। तो इसमें मैंने वैल्यू पुटिंग का यूज़ किया था, आंसर तो मेरा 0 ही आया था, बट लेट्स सी। मैंने भी 90 डिग्री ही पुट किया था। अच्छा ओके, मैंने ये 1 नहीं लिया, मैंने m sin 90 माइनस कॉस 90 इज इक्वल टू 0 कर दिया था। तो ये सिली मिस्टेक मुझसे हो गई थी यहाँ पे, ये वाला। अच्छा, तो ये सिली मिस्टेक का है, सिली मिस्टेक पता नहीं कब अवॉइड करूँगी मैं।
तो ये चीज़ है, तो इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन नहीं करूँगी मैंने, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक कर ली। एम साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 लेने की जगह मैंने 0 लेकर के सॉल्व कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन नहीं करूँगी, मुझे अपनी मिस्टेक पता चल गई है। देन 25 वाला भी मेरा गलत था। इसमें क्या सीन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। इसमें मैंने भी यही फॉर्मूला पुट किया था। फिर से मुझे लग रहा है इसमें मेरी सिली मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 237 सेकंड्स इसको दे रखे हैं। दैट मीन्स मैं मल्टीपल टाइम्स इसको सॉल्व कर रही थी उस दिन, और मैंने आई गेस कहा भी था कि ये क्वेश्चन शायद उन्होंने गलत दिया हुआ है, वैल्यूज़ गलत दी हुई हैं। बट असल में बात ये है कि सिली मिस्टेक्स मुझसे हो रही थी, जिस वजह से आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था मेरा। तो वही है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस नोट नहीं करना, मुझे ये पॉइंट नोट करना है बस। अब उन क्वेश्चंस को देखना जो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, तो ये क्वेश्चन है, इसको मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो अब इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं। अब क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैं एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेती हूँ कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक दी है या नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने करवाया है, तो ये काफ़ी शॉर्ट मेथड से इन्होंने कराया है। तो इसको मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। मैथ सेक्शन में ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा हो जाता। मैथ्स की नोट्स वाली कॉपी में ही मैंने मॉक्ड आउट करके इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, जिस शॉर्ट ट्रिक के साथ इन्होंने बताया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 18th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी उस दिन मैंने देख लिया था, ये मुझसे नहीं सॉल्व हो पाया, तो मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन में जाऊंगी आज। अच्छा, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन मुझे समझ आ गया। अब मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है और मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। अब इस क्वेश्चन को भी इसके सॉल्यूशन के साथ मैंने अपनी नोट्स कॉपी में मॉक्ड आउट करके लिख लिया है। अब इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 19th क्वेश्चन एक और सॉल्व नहीं हो पाया था मुझसे, ये मैं देख लेती हूँ। तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था, मुझे क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी उस वक्त। अब क्योंकि ये क्विक कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाई मैं, इसीलिए इसमें दिक्कत आ रही थी। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख दूँगी। एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए क्विकली कॉम्प्रीहेंडिंग अ क्वेश्चन, इसमें दिक्कत हो रही है। तो अब मैथ्स के सेक्शन के बाद मैं बढ़ूँगी जनरल इंटेलिजेंस के सेक्शन की तरफ, जिसमें 2 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हुए थे। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। इसको अगर मैं करूँ तो अच्छा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, मेरे को एकदम से देखते ही इसको समझ में आ गया है। उस वक्त अगेन मैं क्विकली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही थी चीज़ों को। इसमें डायरेक्ट CEC फर्स्ट और लास्ट लेटर एज इट इज़ लिखा हुआ है, और बाकी जो बीच के हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिए हैं। तो इसको मैं अपनी नोट्स की कॉपी में नहीं लिखूँगी। इसका आंसर EERRDIOT ये वाला होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट किस में दिक्कत थी। तो वो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये चारों के चारों मुझे सही लग रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हार्ट की है, लंग्स की है। अच्छा ओके, तो इसमें ऑड ये इसीलिए क्योंकि बाकी तीनों डिजीज़ेज़ हैं, और पेरिकार्डियम ये डबल लेयर्ड सैक कवरिंग है। तो इसके क्वेश्चन और इन सब को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके सॉल्यूशन को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, जो सॉल्यूशन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि ये भी नई चीज़ें हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन भी हमने एनालाइज कर लिया है अच्छे से। आपको समझ आ गया होगा कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट इंग्लिश के सेक्शन में पूरा स्कोर किया है, फिर भी एक बार मैं रीचेक कर लूँगी कि कहीं ऐसा तो क्वेश्चन कोई नहीं था जो मैंने तुक्का लगाया हो। तो ये सेक्शन भी मैंने चेक कर लिया है अच्छे से। अब बढ़ेंगे लास्ट सेक्शन की तरफ, जनरल अवेयरनेस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं, तो उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो ये है कुमार गंधर्व सम्मान, ये वाला तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो इसकी पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख लूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें यही लिखूँगी कि कुमार गंधर्व सम्मान जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, और ये किसको मिला था इनमें से,
ये मिला था रुक्मिणी विजय कुमार को, तो सबसे पहले मैं इसी को लिख लूँगी। अब जनरल अवेयरनेस के एनालिसिस के लिए ऐसे A4 साइज शीट्स लेनी है, उसी में एनालिसिस करना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे A4 शीट में #mock1 डाल के कर लो अगर फर्स्ट मॉक है तो। उसके बाद कुमार गंधर्व सम्मान, ये मैंने आप लोगों से कहा था, इसका डैश करके मध्य प्रदेश लिख देना है और जिसको मिला था वो आप लोग को लिख देना है। अब इसके बाद मैं देख लूँगी इसमें कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें से पूरा का पूरा मुझे नहीं लिखना, मुझे सिर्फ मेन चीज़ें लिखनी है जो मुझे नहीं पता। मेन चीज़ें क्या है इसमें से? सबसे पहले तो 2022 में ये दिया गया था, ठीक है। और देन है नेशनल कबीर सम्मान, ये इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को दिया गया था। और ये सेकंड पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन 1992 से 93 में ये आया था गंधर्व सम्मान, तो ये मुझे लिखना है। यंग आर्टिस्ट को मिलता है, एज ग्रुप है 25 to 45 ईयर्स, ये मुझे लिखना है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में दिया जाता है, बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। बस अब इसको मैं लिखूँगी कैसे? तो इस तरीके से मैंने इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, फिफ्थ वाला। तो इसमें ये भी मुझे नहीं आता था, कौन जीता था ब्रॉन्ज मेडल, तो इसका हम ये है साक्षी मलिक, तो इसको मुझे नोट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको नोट करूँगी, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया है जो कि उस क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ूँगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी, तो इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को नोट डाउन करूँगी। तो सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैं पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे लिख दूँगी, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन, जो कि इकोलॉजिकल एफिकेसी के ऊपर है। ये मुझे पता नहीं चल रहा था क्या है, तो सबसे पहले तो इकोलॉजिकल एफिकेसी की डेफिनेशन ही मुझे लिखनी पड़ेगी, जो कि है ये सेकंड वाला पॉइंट। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन भी देख लेती हूँ, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट हो तो इसमें कुछ अलग नहीं है, तो इसके सॉल्यूशन में मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखूँगी, सिर्फ ये डेफिनेशन ही लिखूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन को भी नोट डाउन कर लिया है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वाला, तो इसमें बोला है इन 2022 वेयर डिड, तो ये भी मुझे नहीं पता था। इसमें मेन है होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल, ये नाम से पंजाब लग रहा है तो तुक्का सही हो चुका है। सबसे पहले मैं यही इन्फॉर्मेशन लिखूँगी कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ये पंजाब में है, और थोड़ा बहुत लिख दूँगी कि PM नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि किसने इनाग्रेट किया और कब किया, तो ये क्वेश्चन और आंसर वाली तो इन्फॉर्मेशन लिखनी ही है। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैंने इस तरह नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद अगर मैं इसके सॉल्यूशन में देखूँ तो इसमें एज सच कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब डिटेल में 300 बेड्स थे वहाँ, 660 करोड़, कभी कभी अलोकेशन भी पूछ लेता है, पर ये वाला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नोट डाउन नहीं करूँगी। और वैसे भी अलोकेशन याद रहता भी नहीं है तो मैं इसको नहीं नोट डाउन करूँगी। तो अब इस तरह आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे मद्रासा ओपन इन कोलकाता ये पूछा है, तो ये भी मुझे नहीं आता था ऑब्वियसली। पहले मैं इसको लिखूँगी कि मद्रासा ओपन हुआ था कोलकाता में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोट किस लिए वो कर रहा था, वो स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, ये लिखूँगी। और कब ओपन हुआ था ये, तो ये 1781 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखूँगी। देन इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने ओपन किया था, तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, इतनी मैं इन्फॉर्मेशन लिखूँगी और कुछ नहीं। देन 19th क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये इसका ये होना चाहिए, हाँ तो यही है आंसर। इसमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इंदिरा गांधी कैनाल और सतलुज एंड ब्यास, दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग जनरल अवेयरनेस के बाकी क्वेश्चंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप लोग को आइडिया लग गया होगा अच्छे से किस तरीके से एनालाइज किया जाता है और कैसे मॉक्स से नोट्स बनाए जाते हैं। तो अब जिन क्वेश्चंस को मैंने मार्क नहीं किया था उनको तो मैंने उनका नोट्स बना लिया है मैंने। अब मैं देख लेती हूँ जिन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है क्या वो मैंने तुक्के तो नहीं लगाए हैं, उनमें कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती तो नहीं है। तो जैसे ये है, ये तो बेसिक सा है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था इंडक्टेंस और कंडक्टेंस में, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं नोट डाउन कर लूँगी। देन
न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी मेरे को लग रहा था 5 कार्बन शुगर होगा या 2 कार्बन शुगर, तो इस वाले को भी नोट कर लूँगी। बाकी तो सारे आसान से ही क्वेश्चन थे, तो उनमें कुछ भी नोट करने जैसा एज सच है नहीं। 1.5 पेज की मेरी नोट मेकिंग हुई थी जनरल अवेयरनेस वाले पूरे सेक्शन से। आप लोग को कितने पेजेस लगते हैं मॉक के थ्रू नोट मेकिंग में, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग को कितनी चीज़ें जनरल अवेयरनेस के अंदर आती हैं। अब हमने सारे सेक्शंस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है, पर अभी भी एनालिसिस ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, हम लोग को अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है कि जैसे हमने कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं। हम कुछ नया ना भी पढ़ें तो भी अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके ही बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं मॉक्स के अंदर। अब वो कैसे, जैसे ये 3rd क्वेश्चन था, देखते ही मैंने अटैम्प्ट कर लिया था, तो एक ये क्वेश्चन हो गया जिसके 2 मार्क्स मिल गए मुझे। ये तो चलो मुझे नहीं आता था, इसको मैं काउंट नहीं करूँगी। देन इसमें जर्नल अवेयरनेस में भी अगर बात करूँ, ऑल्दो इसमें मैंने स्मार्ट अप्रोच के साथ अभी आप लोग के सामने ही कुछ तुक्के लगाए, मैं बोलूँगी ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने लगाए 2-3, तो ऑल्दो उसको मैं काउंट नहीं करती हूँ। चलो, जैसे ये वाला था क्वेश्चन, देन ये वाला था, तो बस ये दोनों क्वेश्चंस, ये तो चलो जो भी है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू मैंने इसको किया था। पर क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी नहीं थी, इसीलिए जनरल अवेयरनेस में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं ऑलरेडी CGL मेंस में ये रिस्क ले चुकी हूँ, तो अब नहीं लूँगी ये रिस्क। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में ये सिली मिस्टेक मैंने की। देन ये तो चलो टाइम टेकिंग था तो मैंने अवॉइड किया, ये भी मैंने अवॉइड किया था, ये मैं वैसे भी नहीं करती। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान था ये। देन ये आ गया 5वां क्वेश्चन, बहुत आसान था। आराम से मैं 10 से 12 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकती थी अपने मॉक में, अगर मैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करती, अगर मैं कॉम्प्रीहेंड जल्दी कर लेती क्वेश्चंस को। तो मॉक में एनालाइज़ करने के लिए ये चीज़ें भी होती हैं, इनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि 10-12 मार्क्स बढ़ाने के लिए मुझे कुछ और नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस सिली मिस्टेक्स कम करनी है, और जो भी चीज़ मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ उसको कॉम्प्रीहेंड क्विकली करना होगा। नाउ आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रॉपर मॉक एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से मॉक से नोट्स बनाए जाते हैं। अब आप लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन इससे यूज़फुल लगे, आप लोग उसको अपने मॉक के एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हैं और इससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग के कोई डाउट्स हों या कोई क्वेरी आपके मन में हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो फिर अब वीडियो को इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं डे 25 के टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद।